नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार माने हमारी हिंदी की वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे उनका उच्चारण होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस पर अभी और भी वीडियो बनेंगे। अभी केवल स्वरों की ही जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं पढ़ती हूँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि व्याकरण का जो पाठ है, जिस तरह से पाठ्य पुस्तक में मैंने पाठ पढ़ाए हैं उसी तरह से पाठ को पढ़ाऊँ, तो आप वो भी कमेंट में कह सकते हैं। मैं दोनों ही तरह से पढ़ा दूंगी। पहले मैंने वही सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इस तरह से मैं बता रही हूँ। आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझेंगे, 2-3 बार इनको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा क्लिष्ट है। 9th में 8th में जब पढ़ाया जाता है तब पढ़ाया जाए या क्लास में जैसा पढ़ाया जाए वैसा बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब क्लास में पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्लास में ब्लैक बोर्ड पर इकट्ठा आपको एक साथ जैसे बताया जाता है, समझाया जाता है, उस और इसमें फ़र्क रहेगा। लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वे वर्ण कहलाते हैं। माने भाषा जो बनती है उसकी छोटी से छोटी जो इकाई होती है जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिया राम। राम में 2 वर्ण हैं, रा और मैं। अब हम इस शब्द जो ये राम है इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। राम के पहले तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, रा और मैं। फिर जब रा के टुकड़े करेंगे तो होंगे रे और आ। रा जो वर्ण है उसमें स्वर है रे, व्यंजन है रे, है ना। अभी व्यंजनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ जो भी आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगी ही, ताकि आपको समझ में आए। तो रा मैं शब्द जो है, राम शब्द जो है, उसके 2 टुकड़े होंगे, पहले रा धन मैं। रा के हम और टुकड़े करेंगे तो उसमें होगा रे व्यंजन, और आ की जो मात्रा है वह होगा स्वर, है ना। व्यंजन और स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं ए आ ई उ ए आई ओ औ, और व्यंजन होते हैं क वर्ग के क ख ग घ, च वर्ग के च छ झ य वगैरह, है ना। तो स्वर और व्यंजन ये वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। तो स्वर और व्यंजन, व्यंजन जो होता है उनका मूल रूप जो होता है हलंत वाला होता है, और उसको हम शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर सकते, मतलब शुद्ध रूप से उनका उच्चारण नहीं कर सकते जब उनमें स्वर मिलते हैं। जैसे रे व्यंजन है, हलंत वाला जो रे है, इसमें राम में रा का जब हम टुकड़े करेंगे तो होगा रे धन आ। तो रे जो है हलंत वाला, ये है शुद्ध व्यंजन का रूप, और आ है स्वर। तो ये दोनों मिलकर के बने रा। और जो मैं है, मैं में मैं व्यंजन का शुद्ध रूप है हलंत वाला मैं, और उसमें ए मिलेगा तब बनेंगे मैं। तो ये हुए रा और मैं, है ना। आ के फिर टुकड़े हो सकते हैं ए धन ए और एक और ए मिलकर के बनते हैं आ। ए होता है 1 मात्रा और आ हो जाती है 2 मात्रा। पर अब हम रे जो हलंत वाला रे है यानी व्यंजन है, और ए और मैं के टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है ना। इनके जब हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो यही भाषा की छोटी से छोटी इकाई, हम जो वर्ण कह रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वे वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ ए रे और मैं जो है अब इनके आगे टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। वर्ण जो होते हैं वे स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं ए आ ई, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। और जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन बिना स्वर के सहयोग के हम उच्चारण उनका नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं उनमें व्यंजन का जो मूल रूप होता है हलंत वाला, और उसमें स्वरों का योग होता है, तभी वे व्यंजन हम उच्चारण कर पाते हैं। आप जैसे 12वीं पढ़ते थे ना बचपन में, क का की कु, ये इसी वजह से कि ताकि आपको वर्णमाला का एकदम ध्यान समझ में आ जाए। क का तो क जो है वो उसमें क हलंत वाला क है, और उसमें ए स्वर मिला हुआ तो वो बन गया क। फिर का है तो उसमें क में आ स्वर मिला तो बन गया का। की क में ई स्वर मिला तो बना की क में ई बना मिला, जो बड़ी ई हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वह मिला तो बना की। कु तो क के अंदर ऊ की मात्रा मिली, ऊ स्वर मिला तो बन गया कु। और कु क में ऊ स्वर मिला तो बना कु। क में ए मिला तो बना के, और आई मिला तो कई, और क में ओ मिला तो को, और औ मिला तो कहू। ठीक है, कम और कह ये अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। कम
और कह, है ना, इनके बारे में और ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें मोटा मोटा मैं बता रही हूँ कि स्वर और व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है। स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते लेकिन व्यंजन के टुकड़े होते हैं, क्योंकि व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं, लेकिन स्वर अपने आप में शुद्ध हैं और इनको उच्चारण करने के समय किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं होती है। समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और इन वर्णों के मेल से, जो 44 वर्ण होते हैं ना, 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो ये स्वर और व्यंजन इनके मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य और वाक्यों के मेल से हमारी भाषा बनती है। इस तरह वर्ण ही भाषा का मूल आधार है और इन वर्णों का जब हम मुंह से उच्चारण करते हैं, मुंह से उच्चरित होते हैं, तो हम इन्हें ध्वनि कहते हैं और जब ये वर्ण या स्वर और व्यंजन जब लिखे जाते हैं तो वही रूप लिपि कहलाता है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न तीसरा, हिंदी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ये वर्णमाला है हमारी, उसमें जो वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की, यानी बिना किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता के बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ये जो हैं ये सब स्वर हैं, ये 11 स्वर हैं, ए से औ तक। आई बात समझ में? तो अब इसको हम परिभाषा से या किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात स्वर वह घोष और कभी कभी अघोष भी। ये घोष और अघोष क्या होते हैं वो हम आगे एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे आप अभी बीच में बाधित हो जाएंगे। तो स्वर वह घोष या कभी कभी अघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकल जाती है। यानी ये जो स्वर होते हैं ऐसे लेके औ तक, उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो फेफड़ों से जो हवा निकलती है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, फेफड़ों से जो हवा गले से होकर बाहर निकलती है, मुख से बाहर, वह बिना किसी बाधा के निकल जाती है। आप स्वरों का उच्चारण कीजिए, बोलिए ए। ए बोलते समय आप महसूस कीजिए, ध्यान रखिए कि आप किस तरह से आपके गले से वह स्वर निकल रहा है। फेफड़ों से हवा निकल करके कंठ से बाहर निकल रही है ए बोलते समय, तो जो हवा गले से निकली वह बिना किसी बाधा के, या ना किसी से भी टकराए, मुंह में हमारे जीभ है, मुर्दा है, तालू है, दांत है, किसी से भी टकराए बगैर बिना किसी बाधा के निर्बाध गति से बाहर निकल रही है। तो ये जो ध्वनि, ये जो ध्वनियाँ अबाध गति से फेफड़ों से निकली हुई हवा मुख विवर से, मतलब हमारे मुख से बाहर निकल जाती है, वे कहलाते हैं स्वर। आई बात समझ में? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई और ओ, औ। ठीक है, ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के किया जाता है। मतलब हम इनको आराम से शुद्ध रूप से बोलते हैं और हमारे कंठ से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये स्वर जो सारे हमने बताए हैं ऐसे लेके औ तक, ये 2 प्रकार के होते हैं, ऋस्व और दीर्घ। प्रश्न नंबर 7 है, ऋस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी एक मात्रा जितना समय लगता है, वे ऋस्व स्वर कहलाते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ऋस्व स्वर होते हैं ए, ई और उ, है ना। देखिए प्रश्न वापस, ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं? ऋस्व स्वर 4 हैं, ए, ई, उ और री, क्योंकि इनमें इनके उच्चारण के समय एक मात्रा का ही स्वर लगता है। मतलब ऋस्व स्वर है तो इनमें जितना समय लगता है इनके उच्चारण में, दीर्घ स्वर में इनसे दुगुना समय लगता है, इसलिए वे दीर्घ कहलाते हैं। तो आई बात समझ में? ऋस्व स्वर ये 4 हुए, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और ये कौन कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों या ऋस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 3 हैं, आ, ई और उ। आई बात समझ में? दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ सभी आते हैं, लेकिन इन स्वरों के भी वापस भेद हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ऋस्व स्वर है 4, ए, ई, उ, री, इनमें एक मात्रा वाला समय लगता है, और दीर्घ स्वर हैं जिनमें एक मात्रा से दुगुना, मतलब 2 मात्रा का स्वर समय लगता है, इसलिए हम इन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं, और ये हैं आ, ई, उ। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर फिर 4 हैं, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो स्वर हैं वे भी 3 प्रकार के हो गए हैं। ऋस्व जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, संयुक्त स्वर इनमें भी 2 ही मात्रा का समय लगता है। लेकिन इनमें क्या अंतर होता है? देखिए प्रश्न, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है? तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वे समान स्वरों के योग से बनते हैं,
जैसे दीर्घ स्वर हैं आ, ई और उ, तो आ बनता है दो ए मिलकर के, मतलब ए प्लस ए, दोनों ए मिले समान स्वर हुए ना, ए में ए मिलकर के आ बना, ई में ई मिलकर के ई बना, उ में उ मिलकर के उ बना। लेकिन संयुक्त स्वर जो होते हैं वे भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे ए में ई मिलकर के ए बना, ए में ए मिलकर के आई बना, ए में उ मिलकर के ओ बना और ए में ओ मिलकर के औ बना। तो आधी बात समझ में। दीर्घ स्वर में समान स्वर मिलकर के बनते हैं दीर्घ स्वर, और जो संयुक्त स्वर होते हैं वे असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो आई बात समझ में। ऋस्व स्वर होते हैं एक मात्रा वाले, दीर्घ स्वर होते हैं दो मात्रा वाले, संयुक्त स्वर भी होते हैं दो मात्रा वाले, लेकिन दीर्घ स्वर समान स्वरों से मिलकर बनते हैं और संयुक्त स्वर असमान स्वरों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन हैं संयुक्त अक्षर को छोड़ करके? आपके जो व्यंजन और स्वर हैं उनमें संयुक्त अक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। इनको छोड़ करके हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन हैं? तो 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब है संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय, ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, है ना, क्योंकि इनमें अलग अलग व्यंजन मिलकर के इनका निर्माण होता है। संयुक्त अक्षर किन किन अक्षरों के योग से बने हैं? देखिए आप, संयुक्त अक्षर जो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। क्ष मिलकर के बना है क और श और ए। क और श ये व्यंजन का शुद्ध रूप है, हलंत वाला, और इसमें मिला स्वर, तब जाकर हम क्ष का उच्चारण कर पा रहे हैं। क हलंत और श हलंत क्ष हो जाता है, लेकिन ए नहीं मिलाएंगे तब तक हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो क धन श धन ए बराबर क्ष, तय धन र धन ए बराबर त्र। ये मैं उच्चारण कर रही हूँ तय और रे का, जबकि मैं उच्चारण नहीं कर सकती, ये हलंत लगे हुए ना, तो आप आधे अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते। आधे अक्षर का उच्चारण कर सकते हैं क्या आप? जब तक उनमें स्वर नहीं मिलेगा आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जय धन ये प्लस ए बराबर ज्ञ, तो ज्ञ जिसको कई लोगों के मुँह से आपने ज्ञ ज्ञ सुना होगा, है ना, तो वो जय और य और ए मिलकर के ज्ञ बनता है। श धन रे धन ए मिलकर के श्रय बनता है। अब ज्ञ को अब हम ग धन य धन ए इस तरह से भी हम लिखते हैं, और जय धन य धन ए भी लिखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो वही है बात, ये वापस दोबारा आ रही है, अलग अलग तरह से है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हृदयंगम हो जाएगा। तो उत्पत्ति की दृष्टि से भी स्वरों के दो ही भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये वापस वही है चार, ए ई उ री। तो इन मूल स्वरों को ही हम ऋस्व स्वर कहते हैं। इनकी उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, इसलिए हम इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन्हें ऋस्व भी कहते हैं, इन्हें ही लघु भी कहते हैं। तो आप याद रख लीजिए, ऋस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं और दीर्घ क्या लघु स्वर भी कहते हैं। आपको अगर लघु स्वर के बारे में पूछा जाए तो भी ऋस्व के बारे में लिखना है, ऋस्व स्वर ही लिखने हैं, और जब मूल स्वर के बारे में पूछा जाए तो भी ऋस्व स्वर ही लिखने हैं। यानी ए ई उ री मूल स्वर भी हैं, लघु स्वर भी हैं और ऋस्व स्वर भी हैं। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। संधि स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वरों के मेल से बने स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर कौन कौन से हैं? यही संधि स्वर 7 हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, है ना। तो ये संधि स्वर जो है वे दीर्घ स्वर भी होते हैं। तो मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वर वे हैं ऋस्व और जो संधि स्वर हैं वे हैं दीर्घ स्वर। संधि स्वर के कितने प्रकार है? संधि स्वर भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर है आ ई और उ, ये जो है ये किन स्वरों के मेल से बने, है ना। संयुक्त स्वर जो हैं उनमें आ से लेकर औ तक स्वर आते हैं और ये संधि स्वर भी कहलाते हैं, दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर इनमें फिर 4 हैं, आ ई और उ, है ना, 4 क्या 3 है। तो संधि स्वर के कितने प्रकार हैं? संधि स्वर के 2 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर आ ई और उ किन स्वरों के मेल से बने हैं? ए धन ए बराबर आ और ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, ये हैं दीर्घ स्वर, है ना। और ये दीर्घ स्वर समान स्वरों के मेल से बने हैं। और संयुक्त स्वरों के बारे में मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि संयुक्त स्वर दोनों अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं। ए धन ई बराबर ए धन ए बराबर आई, ए धन उ बराबर ओ और ए धन ओ बराबर
आऊ। तो अलग अलग स्वरों के मेल से बने इसलिए उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं, लेकिन वे दीर्घ भी हैं। और ये तीनों ही तरह के जो स्वर हैं वे कुल मिलाकर के मूलतः स्वर हैं। आपको बात समझ में आई? याद रख लीजिए, स्वर 11 हैं और ये स्वर में 4 स्वर जो हैं वो ऋस्व हैं, 3 स्वर दीर्घ हैं और शेष 4 स्वर संयुक्त हैं, जबकि ये सभी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 21वां प्रश्न, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक यानी 3 मात्राओं का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ऋस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वरों में 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों या वर्णों का उच्चारण बहुत दीर्घ यानी लंबा होता है। इनकी मात्रा इसलिए 3 होती है, इसका चिन्ह एस है ना, या ये जो हिंदी का 3 है इस तरह से दर्शाया जाता है। मतलब जब हम प्लुत स्वरों को लिखते हैं तो ऐसा एस या 3 उसमें बीच में लिखते हैं, तब जाकर के हमें पता पड़ता है कि ये प्लुत स्वर हैं, क्योंकि प्लुत स्वरों की पहचान के लिए कोई अलग से वर्ण नहीं है, यानी इन दोनों से ही दर्शाया जाता है। इनका प्रयोग अक्सर गाते हुए या दूर से पुकारते समय होता है। जैसे हमने दूर से पुकारा राम, तो रा, एक तो बोला राम है ना, एक तो हमने सामान्यतः पढ़ा राम, तो रा जो है वो दीर्घ है, उसमें 2 मात्रा का समय लगा। लेकिन अगर हमने किसी को पुकारा दूर से, राम नाम का लड़का खड़ा, उसे हमने पुकारा राम, तो ये प्लुत हो जाएगा। रा में 2 मात्राएं और ज़्यादा लगी, 3 मात्राओं में उच्चारण हुआ तो हो गया राम, तो ये हो गया प्लुत स्वर। अरे है ना, आवाज़ लगाते हैं या कहते हैं अरे इधर आ, या ए, तो वो भी लंबा हो जाता है, तो ये कहलाते हैं प्लुत स्वर। ओम, हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ भी दीर्घ होता है, वो भी होता है प्लुत स्वर, क्योंकि उसमें 2 मात्रा से अधिक मात्रा का योग होता है। तो ओम का उच्चारण करते समय ओ की ध्वनि कितनी दीर्घ होती है, वही प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर कितने और कौन से होते हैं? प्लुत स्वरों की कोई संख्या नहीं होती। जिन स्वरों का दीर्घता से या लंबा उच्चारण किया जाता है वही प्लुत स्वर हो जाता है, जैसा कि ऊपर बताया है। इस प्रकार ऋस्व स्वर 1 मात्रा, दीर्घ स्वर 2 मात्रा और प्लुत स्वर 3 मात्राओं से उच्चारित होते हैं। एक बार मैं संक्षेप में आपको और बता देती हूँ। स्वर हैं 11, आप बहुत ध्यान से सुन करके अच्छे से याद कर लीजिए और आप इनको जैसे जैसे आप समझ में आता है आप इनको लिख लीजिए, है ना। स्वरों के बारे में लिखते जाइए, ये मूल स्वर हैं, ये ऋस्व स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं ना, तो आपको वो अपने आप अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी मोटे रूप में स्वर हैं 11, जिनमें ऋस्व हैं 4 और दीर्घ हैं बाकी 7। लेकिन दीर्घ में भी समान स्वरों के योग से बनने वाले हैं और असमान स्वरों के योग से बनने वाले हैं, इसलिए इनके और भेद कर दिए गए हैं, दीर्घ और संयुक्त। आई बात समझ में? और मेरे को पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप 2 या 3 बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और साथ में आप लिखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इन वर्णों को किस तरह से इनका निर्माण किया जाता है वो आगे की और वीडियो में भी मैं बताऊंगी। जैसे इनमें हमने स्वरों के बारे में बता ही दिया ना, ए धन ए मिलकर के आ बना, ए धन ई मिलकर के ए बना, ए धन ए मिलकर के आई बना, ए धन ऊ मिलकर के ओ बना और ए और ओ मिलकर के आऊ बना, ए और ए मिलकर के आ बना, ई और ई मिलकर के ई बना, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बना, है ना। तो सारे स्वरों का निर्माण कैसा होता है वो भी आपको समझ में आ गया है। स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए हैं। और अगले वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। कमेंट में आप अवश्य लिखें कि ये पढ़ाना मेरा ठीक रहा, आपको समझ में आया, या मैं व्याकरण में जो पाठ है जैसे पाठ्य पुस्तक में पाठ को पढ़ाया है सामने से वैसे पढ़ाऊँ, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।